हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 379 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए देखते हैं 379 नंबर क्वेश्चन। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी है? तो एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार पे टिकी है। तो ये दीवार है बाबू, और 10 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी जब भी लगेगा तो ऐसे लगेगा, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब इसको इसके दोनों के पैरों को अगर मिलाते हैं तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लेता है, जिसमें यह 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी जो सीढ़ी जो लगाई गई है वो 10 मीटर, ये आपका कर्ण है इसका। ठीक है, और पूछा है कि दोनों के पैरों के, दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी माने इसका मान आपसे पूछ रहा है बाबू। तो देखिए कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और देखिए 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है कोण। अब ये देखिए आपका कर्ण दिया है और आधार पूछ रहा है, और कोण आपका 60 डिग्री दिया ही है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें कर्ण और आधार आता होगा। तो कॉस के फॉर्मूले में आपका आधार और कर्ण आता है। तो कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, यानी x, और बटा में कर्ण का मान आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और x बटा 10 यहाँ कर लेंगे, 2 × 10, और ये 5 से 1 में गुना करेंगे तो x का मान आपका 5 मीटर आ जाएगा, अर्थात दोनों के पैरों के बीच की दूरी 5 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सीढ़ी दीवार पे लगाई जाती है तो वो कर्ण का ही रूप होता है, क्योंकि टेढ़ा ही लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये कर्ण का रूप ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 380 नंबर सवाल अब देखते हैं। क्वेश्चन है कि 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना रुपया हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। ठीक है, तो देखिए बाबू, कितना हो जाएगा बोलेगा ना, तो वो मिश्रधन पूछ रहा है। अब मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन और उसका ब्याज निकाले रहेंगे, उन दोनों को जोड़ना है आपका, यानी मिश्रधन का मान निकालना है। यहाँ पे तो ब्याज का कोई क्लियरिफाई ही नहीं किया है कि कौन सा ब्याज पूछ रहा है आपसे। तो देखते हैं ऑप्शन, अब जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। अब पहले तो साधारण ब्याज ही निकाल कर देखेंगे। तो साधारण ब्याज के लिए देखिए, मूलधन दिया है आपका 40,000 रुपया, और रेट दिया हुआ है आपका 20%, और टाइम दिया है आपका 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं एसआई, तो रेट में टाइम से गुना कर देंगे ना, तो जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट निकालेंगे, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 20 दूनी 40% होगा। अगर सीआई पे दिया होगा तो सीआई के लिए आपको ट्रिक मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप पहले क्या करेंगे, ट्रिकी अगर डील करना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, रेट में टाइम से गुना करेंगे, 20 दूनी 40, और दूसरी बार में इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। तो 20 का स्क्वायर आपका होता है 400, लेकिन इसको छोड़ के 2 ही अंक लिखना होता है, तो ये 2 अंक 2 जीरो लिख देंगे, और तीसरा अंक यहाँ डालेंगे और पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, यानी 40 है 4 44, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 44% आपका सीआई आएगा और 40% आपका एसआई आएगा। लेकिन आपसे सीआई भी नहीं पूछा है ना एसआई, आपसे मिश्रधन पूछा है, अमाउंट। अब मिश्रधन निकालने का शॉर्ट टेक्निक ये है कि जो ब्याज आया उसमें 100 जोड़ दीजिएगा और उतना परसेंट निकालिएगा, आपका डायरेक्ट मिश्रधन आएगा। तो 40,000 रुपए का आपका 140% निकालिए, और ये 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, ये 000 और 14 चौका 56,000। अगर 56,000 आपका आंसर कहीं है तो वो होगा, देखिए यहाँ ऑप्शन में 56,000 नहीं है, इसका मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं है ये सवाल। तो अब क्योंकि बताया नहीं है कि चक्रवृद्धि है कि साधारण, इसलिए हमको दोनों निकालना पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तब सीआई पे निकालेंगे, कंफर्म मिश्रधन सीआई पे आपका आंसर जरूर आएगा, देख लीजिएगा। तो ये 44% आया है ना, उसमें 100 जोड़िए तब तो मिश्रधन निकलेगा, यानी कि 144% का मान निकालिए। 00 से 00 खत्म, यहाँ 00 आएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 14 चौका 56 1 57, यानी 57,600 आपका मिश्रधन आ जाएगा। और देखिए ये ऑप्शन में दिया हुआ है 380 का सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आप लोग को, और ये टेक्निक भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 381 नंबर सवाल। एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा बाबू कि एक ट्रेन अगर कोई स्थिर वस्तु, यानी उसकी कोई दूरी नहीं है तभी वो स्थिर वस्तु बोला है। कोई दूरी नहीं माने कोई चौड़ाई उसकी नहीं, यानी कि कोई खंभा होगा या कोई पतला चीज़ होगा जिसका दूरी नगण्य होगा। ठीक है, माने उसकी चौड़ाई नगण्य होगा, तो उसको पार करती है, और 25 मीटर पर सेकेंड से उसका चाल है, 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, कोई भी ट्रेन अगर
कुछ दूरी नहीं तय करती है। अब कुछ दूरी नहीं तय करने का मतलब एक खम्भा को पार करे, चाहे वो आदमी को पार करे, तो इसकी कोई दूरी नहीं होती है, ये नगण्य होता है। तो कुछ भी दूरी नहीं तय करती है तो वो अपनी लंबाई तय करती है। जैसे देखिए ये ट्रेन है और ये इस खम्भे को पार करना है, तो मान लीजिए कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खम्भा को पार करेगी, तो मात्र खम्भा है तो यहाँ से यहाँ घसक जाना है, इतना दूरी अगर तय करना हो तो क्या दूरी तय करेगा? कुछ नहीं। लेकिन ये खंभा को पार करने के लिए ट्रेन खुद के पिछला डब्बा को यहाँ लाना पड़ेगा, इसके लिए उसको कम से कम 100 मीटर आगे जाना पड़ेगा। अर्थात कि कुछ दूरी नहीं तय करती है ट्रेन ना, तो वो अपनी लंबाई तय करती है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई दूरी अगर तय कर दे, मान लीजिए 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर वो पार किया, तो अपना लंबाई 100 है, अब इसको पार करना है तो 50 तो ये पार करेगा, और अपना पिछला डब्बा को यहाँ लाने के लिए 100 मीटर और आगे जाना पड़ेगा इसको, यानी टोटल 100 व प्लस 50, 150 मीटर की दूरी तय करनी होगी। अर्थात कोई भी ट्रेन कोई दूरी नहीं तय करती है तो अपनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई, और कोई अगर दूरी तय करेगी तो अपनी लंबाई के साथ उस दूरी को जोड़ के बोलेंगे उतनी दूरी तय करती है। तो यहाँ बोला है कि एक ट्रेन एक स्थिर वस्तु को पार करती है तो कोई दूरी नहीं है, ठीक है, तो अपनी दूरी तय कर रही है वो, और 25 मीटर प्रति सेकेंड से अगर वो चल रही है 10 सेकेंड में पार करती है, तो वो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि वो खुद की दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई माने दूरी बराबर फार्मूला होता है बाबू, चाल गुने समय। अब आपका दिया है चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड और समय आपका दिया है 10 सेकेंड, तो 25 दहा 250 मीटर दूरी तय कर लेगी, और जो दूरी तय करेगी वो खुद की लंबाई ही तय करेगी, अर्थात ट्रेन की लंबाई आपका 250 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो 250 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 382 नंबर। पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, 10% के लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके? तो देखिए बाबू, खरीदा है कोई व्यक्ति 400 रुपये में, ठीक है, 10% के लाभ पर ऐसे वो बेचता है, लेकिन वो कितने लाभ में कितने % की वृद्धि हो जाएगी यदि वह वस्तु को 460 में बेचे? भाई तो 460 में पहले बेचेगा तो पहले कितने रुपए का लाभ होगा ये तो निकाल लीजिए, उसके बाद वृद्धि निकालेंगे। तो 400 से यानी लाभ कितने % का होगा? तो लाभ परसेंट बराबर में होता है लाभ बटे क्रैमूल गुने 100। तो लाभ हो जाएगा आपका 60 बटा क्रैमूल हो जाएगा 400 और गुने में हो जाएगा 100। 0 से 0 कटेगा, 15 चौके 60, अर्थात 15% का आपका लाभ होगा जब 460 में बेचेगा। तो पहले लाभ कितना कमाता था? 10% का, अब कितना होने लगेगा? 15 का। बढ़ेगा कितना? 5% की वृद्धि हो जाएगी लाभ में। यही आपका आंसर पूछ रहा है आपको कि लाभ में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है, तो 5% की वृद्धि होगी। तो 382 का ए, कंफ्यूज मत होइएगा कि 15% मत मार दीजिएगा, वो बोला है लाभ में कितने % की वृद्धि होगी। तो इसका पहले तो परसेंट निकाल, 400 रुपये में खरीदा तो 460 में बेचा तो कितना लाभ हुआ? 15% का। कितने लोग का 15 आएगा तो यही आंसर मार देंगे। लेकिन बाबू ये पूछा है कि लाभ में कितनी वृद्धि होगी, यानी पहले लाभ होता था 10% का, हाँ, इतना में बेचेगा तो अब होने लगेगा 15% का। तो लाभ जो पहले 10 का होता था और अभी 15 का होने लगा, यानी बढ़ा लाभ कितना? 5% का। तो लाभ में वृद्धि बोला है, इसलिए 5% वृद्धि आंसर होगा, ना कि 15% होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 383 नंबर सवाल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 383 नंबर कि 2/9 है और प्लस आपका 3/5 है, और भागा में आपका दिया हुआ है 2/9 और प्लस 2/5, ठीक है। आप इसे क्या करेंगे? बट्टा के जोड़ में क्या करेंगे? पहले तो बट्टा में गुना में लिख देंगे, ये 9 × 45, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 9 × 27, 27 × 10 37, और ये क्या करेंगे? 5 दूनी 10, पहले तो इसको बट्टा में लिखेंगे 9 × 5 45 गुना करके, और तब क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 10 28/45 भागा में होगा, लेकिन इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो 45 ऊपर 28 नीचे आएगा, अर्थात 45/28 हो जाएगा। 45 से 45 कटेगा, अर्थात 37/28 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 37/28
तो 37/28 आपका ए नंबर ऑप्शन में है, 383 का ए, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 384 नंबर सवाल। 384 नंबर सवाल है बाबू कि कोई संख्या है वो 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पी का मान बताइए। यानी 11 से डिविजिबल अगर हो तो पी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 11 से कटने के लिए रूल होता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पहले कि पी दिया है, पी एक संख्या है, वहाँ पे संख्या लगाना है, 7 है, 1 और 3 है। ये टोटल संख्या अगर 11 से पूर्णतः विभाजित हो तब पी का न्यूनतम मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 11 से भाग लगने का रूल होता है कि एकांतर अंक को जोड़िए और एक दो ग्रुप बनाइए। एकांतर माने एक 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 अंतर वाले अंक को जोड़ के और एक ग्रुप बनाएंगे, फिर इसके भी एकांतर वाले अंक को जोड़ के एक और ग्रुप बनाएंगे, यानी दो ग्रुप बनाएंगे। दोनों का अंतर अगर 0 आ गया या 11 का गुना जा गया, 11, 22 ऐसे 33, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले एकांतर अंक को जोड़िए, एक अंतर वाले अंक को जोड़कर एक ग्रुप बनाए। 7 और 3 यहाँ हो गया आपका 10। अब बताइए, अब ए का यहाँ पे पी है। अब बताइए तो इसको यहाँ पे क्या, यहाँ पे 0 मंगाने के लिए 10 में से क्या घटाएंगे, तो 10 घटाएंगे टोटल। और 10 घटाने के लिए एक ऑलरेडी पहले से है, एक में न्यूनतम क्या जोड़ेंगे कि 10 बनेगा। तो यहाँ पे 9 डालेंगे, तभी ना जाकर 1 का 9 10 होगा। 10 में से 10 आपका 0 हो जाएगा, तो 11 से भाग लगने लगेगा। तो आपका न्यूनतम संख्या आपका 9 होगा, उससे छोटा संख्या नहीं आंसर होगा आपका। ठीक है, तो 9 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 385 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। पी कार्य को करने में क्यू से दुगना सक्षम है। क्यू एक काम को करने में 12 दिन लगाता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे इसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। तो देखिए बाबू, इसको रेशियो के रूप में लेंगे पी और क्यू को। ठीक है, और पी क्यू से दुगना सक्षम है बोला है, इसका मतलब कैपेसिटी दिया है क्यू से दुगना। तो जिससे दुगना बोलेगा उसको 1 मानिए और इसको 2। ये कैपेसिटी है, यानी क्षमता है काम करने का। यानी कि पी जो है, क्यू अगर एक आदमी के बराबर काम करता है तो ये 2 आदमी के बराबर काम करता है। तो क्षमता है, और क्षमता को समय में बदलेंगे तो सीधे पलट दिया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा क्षमता वाला होगा वो कम ही समय में काम कर लेगा, जो कम क्षमता वाला होगा वह ज़्यादा टाइम लेगा। यानी पलट देंगे, क्षमता समय क्षमता का उल्टा होता है, तो उलट देंगे, ये समय में चेंज हो गया। समय में मैं इसलिए चेंज किया हूँ क्योंकि आगे दिया हुआ है आपका कि क्यू एक काम को 12 दिन में करता है, यानी क्यू 12 दिन में करता है, ये टाइम में था, इसलिए मैंने इसको टाइम में बदला। अब आप ही बताइए, ये टाइम में अनुपात में दो यूनिट लेता है और रियल में 12 दिन का समय लेता है, यानी 2 12 बनेगा तो कितना फोल्ड होगा, 6 फोल्ड होगा। तो इसको भी हम लोग 6 फोल्ड करेंगे, तो ये 6 एकम 6, यानी 6 दिन में पी काम कर लेगा और 12 दिन में आपका क्यू कर लेगा। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, ए पी और क्यू दोनों मिल के। तो x इंटू वाई या x प्लस वाई वाला रूल लगा लेंगे, यानी 6 गुने 12 अब बटे 6 प्लस 12 यानी 18। तो 6 3 18, 3 चौके 12, दोनों मिल के आपका 4 दिन में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 385 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 386 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। तो ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था, यानी ए का आपका क्रयमूल्य पूछ रहा है। तो इसको हम लोग बाबू परसेंटेज पे बनाते हैं, ए और बी। ए का क्रयमूल्य, कोई भी चीज़ का क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, तो ए का क्रयमूल्य मान लीजिए कि ए 100% पर खरीदा था, जितना भी खरीदा होगा 100% पर खरीदा होगा। ठीक है, और बी को 15% के लाभ पर बेचा, यानी 115% पर बेच दिया। और बी ने क्या किया कि अपना इस बी का तो खरीदारी मूल्य 115 है, अब इस पर या 20% का लाभ लेकर फिर ए को बेच दिया। ठीक है, तो बताइए 115 का 20% लाभ का मतलब हो गया 120/100, 20 छके 120, 20 पचे 100, 23 पचे 115, 23 छके 138 रुपया, यानी 138% पर बी ने ए को फिर से बेच दिया। अर्थात बी को लाभ परसेंटेज में कितना हुआ, तो 115 से 138, 23 ज़्यादा है तो 23% का लाभ हुआ। और रियल में पैसे में उसको 552 रुपये का लाभ हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है बुक में। तो ऐसे में 23% लाभ बी को, और रियल में पैसे में 552 रुपये लाभ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। ए का क्रयमूल्य पूछा है, तो ए का क्रयमूल्य कितना परसेंट है, 100% है, तो 100% का मान निकाल लेंगे। 552 गुने 100 बट्टा में 23 हो जाएगा, 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, 9 बचेगा, 9 पर 2 92, 23 चौके 92, आपका 2400 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 387 नंबर। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 387 नंबर सवाल। एक तार है, इसको मोड़ के अगर आप वर्ग बनाएंगे तो ये वर्ग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस तार को मोड़ के जब वर्ग बनाएंगे तो इस तार की जो लंबाई होगी वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो भी बना ये तार, इस तार से वर्ग, इसका क्षेत्रफल दिया है आपका 484 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा निकालेंगे तो ये भुजा का स्क्वायर 484 है, तो भुजा जो निकलेगा वो √484 आपका आ जाएगा, यानी कि आपका 22 मीटर आपका ये भुजा हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर इसका भुजा होगा। ठीक है, तब इस वर्ग का भुजा तो 22 आ गया, लेकिन ये जो तार की लंबाई अगर निकालना है तो ये वर्ग का परिमाप के बराबर तार की लंबाई होगा। तो तार की जो लंबाई होगी, तार की लंबाई वो हो जाएगी वर्ग के परिमाप के बराबर। तो 4 गुने भुजा यानी 22 करेंगे, यानी 88 सेंटीमीटर होगा। तो तार की लंबाई आपका 88 सेंटीमीटर आ गया। अब इस तार को वृत्त बनाया गया है मोड़कर, तो तार को जब आप वृत्त ऐसे मोड़ के बनाएंगे तो ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी 88 सेंटीमीटर के तार को अगर मोड़ेंगे तो वृत्त के परिधि के बराबर होगा, अर्थात वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88 सेंटीमीटर होगा। तो ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, r बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर होता है πr², यानी 22/7 गुने 14 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुने 14, यानी 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार में नहीं समझ में आए तो आप पीछे करके वीडियो को एक बढ़िया से एक बार और देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से इसका कंसेप्ट मैं बता दूं कि किसी भी तार को अगर मोड़ेंगे, जिस रूप में लेंगे उसका परिमाप इस तार के लंबाई के बराबर होगा। जैसे इसको मोड़ कर वर्ग बनाए थे तो वर्ग का परिमाप तार की लंबाई के बराबर हुआ, और इसी को मोड़ कर अगर वृत्त बनाए तो वृत्त का भी परिधि इस तार के लंबाई के बराबर होता है। ये मेन कंसेप्ट याद रखेगा, ये कंसेप्ट याद रहेगा तो ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 388 नंबर सवाल। 12 मीटर और 17 मीटर के दो खंभे जमीन पर ऊर्ध्वाधर माने सीधा रूप से खड़ा है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 388 नंबर सवाल देखते हैं। दो खंभा है, ठीक है, दो खंभा है, एक 12 मीटर लंबा है और एक 17 मीटर लंबा है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी 12 दिया है, इसकी बीच की दूरी 12 दिया है, तो इसको भी हम ऐसे मिला लेंगे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, यानी ये भी 12 का हो जाएगा तो ये भी 12 का हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 12 है तो यहाँ से यहाँ भी 12 होगा, और ये टोटल 17 है तो हाई जब 12 आई पूरा 17 तो हाई हो जाएगा आपका 5। ये देखिए, अब आपसे दोनों छोर के बीच की दूरी ये आपसे पूछा है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब और आधार पता ही है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा, यानी 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को जोड़ के रूट निकाल देंगे, तो बार बार यहाँ 144 हो जाएगा, अब प्लस में 25 हो जाएगा, यानी 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर, यानी दोनों के छोरों के बीच की दूरी आपका 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 388 का सी आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 389 नंबर क्वेश्चन हम देते हैं आपको, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 1200, बी है 3600, सी है 6000 और डी है आपका 5400। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं यदि तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।